हेलो दोस्तों, मैं डीसी सर नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आइए इतिहास की अगली कड़ी में हम नए चैप्टर पे बात करेंगे और इंटरेस्टेड रोमांचक चैप्टर है। इससे हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा था पाषाण काल के बाद तीन भागे में पुरा पाषाण, मध्य और नवपाषाण। इसके बाद हमने पढ़ा कि ताम्र पहली धातु है जो खोजी गई थी, और उसी की अगली कड़ी आइए देखते हैं। में आरंभिक का मतलब है कि मानव विकास की यात्रा में वो पशुपालक से लेकर के कृषि का अस्थायी जीवन जीने के बाद एक ग्रामीण सभ्यता के बाद नगरीय सभ्यता स्टार्ट होती है। तो इसके पहले की थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं कि आरंभिक नगर का क्या मतलब है। देखिए, ये चैप्टर है हड़प्पा की कहानी। क्या लिखा गया है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। क्या लिखा गया है, देखिए कि अतीत के खंडहर का संरक्षण, अतीत के विरासत के प्रति जागरूक होना इतिहास की एक धरोहर है। एक जागरूक नागरिक की हैसियत से भारत के संविधान में भी लिखा गया है कि भारत के लोगों को या नागरिकों को अपने एक अच्छे नागरिक की हैसियत से उनको क्या करना चाहिए, अपने विरासतों का संरक्षण करना चाहिए। उसके प्रति अपने आप को क्या होना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि इस बात को हम जान सकें कि हमारी अतीत की विरासत कौन कौन सी है और उस अतीत की विरासत के आज एक मूल्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपका अगर अतीत का कोई हेरिटेज है तो उस हेरिटेज के माध्यम से वर्तमान में भी बहुत अच्छे से आर्थिक व्यवस्था को गति दी जा सकती है। जैसे एक हेरिटेज या अतीत की विरासत वर्तमान में पर्यटन का बहुत बड़ा आधार स्तंभ होता है, क्योंकि न केवल देश के विभिन्न भागों से लोग उस पर्यटक स्थल को या पर्यटन स्थल को देखने के लिए आते हैं, बल्कि दुनिया के या विश्व के बहुत सारे देशों से इस प्रकार के विरासतों को देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसके संरक्षण और इसको सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। आइए अगली कड़ी में देखते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या है। कि देखिए, जैसे कि लिखा है, खोज आधुनिक पाकिस्तान। क्या है, आधुनिक पाकिस्तान के हड़प्पा पुरा स्थल की खोज उस समय हुई जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए आसपास के खंडहर से बड़ी संख्या में ईंटों का इस्तेमाल किया। ईंटों के लिए कई इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। तो आइए कुछ यहाँ तथ्य समझ लेते हैं कि खोज की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी शायद होगी कि हड़प्पा की खोज की जो पहली तिथि महत्वपूर्ण थी वो 1800 क्या है 26 में पहली बार कौन, चार्ल्स मेसन नामक विद्वान ने इसको क्या किया, उद्घाटित किया था। बताया था कि हड़प्पा जैसा कोई स्थल है जिसके बारे में कुछ जानकारी दी। उसके बाद 1826 का यह समय था जब 1826, ठीक है, यही था। फिर 1850 का है दोस्त, 1850 का है। यह वो समय है जब यहाँ पे चार्ल्स मेसन के बाद जो अगला व्यक्ति आएगा वो क्या है, जॉन ब्रेंटन या विलियम ब्रेंटन। क्या नाम है, जॉन ब्रेंटन या विलियम, ये दोनों व्यक्ति इसके बाद फिर यहां से कुछ ईंटें प्राप्त की और उस ईंटों का प्रयोग वो रेल लाइन को बिछाने के लिए किया। तो ये रेल लाइन जो बिछाई जा रही थी वो कहां से कहां तक थी, अभी आपके कराची से लाहौर तक की रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय इस स्थल से मतलब हड़प्पा से कई सारी ईंटों की जो इमारतें थी वो प्रयोग करने के क्रम में इमारतें नष्ट भी हो गई। और यहीं पे आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो पुरातत्व, ये सब काम खोजबीन का किसका है, पुरातत्वविदों का होता है। और पुरातत्वविद के रूप में जो पहला महत्वपूर्ण नाम आता है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व
विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये एक फैक्ट है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खोज के क्रम में दो तीन चीजें स्पष्ट है कि हड़प्पा के संदर्भ में या पुरातत्व की एक मानक परिभाषा होती है कि जिस स्थान में जिस सभ्यता का पहली बार जिस जगह से खोज की जाती है उस सभ्यता के नाम पर ही उसका नामकरण किया जाता है। तो इस रूप में देखें तो सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, 1921 में क्या हुई? हड़प्पा की खोज हुई। अब खोजने वाले व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। फिर दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो 1922 में, कब है? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। खोजने वाले व्यक्ति का नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखाल दास बनर्जी। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये हमारी सभ्यता, आरंभिक नगर के रूप में हमारी सभ्यता आपके सामने आ चुकी है। और इसके बाद जो चीजें होती हैं उसको हम आगे के स्टेप में देखेंगे। उसके बाद 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने स्थल की खोज की। हड़प्पा से खोज होने के कारण इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिए गए। इसे और भी नाम दिया जाता है क्या? सिंधु सभ्यता। ठीक है, और भी नाम है इसका सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दो नाम आपके और मिल जाएंगे, लेकिन सही नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता इसका सही नाम है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद मिलने वाले इस तरह के पुरा स्थलों से प्राप्त इमारतें और चीजों से मिली उसे भी हड़प्पा सभ्यता की इन्हीं इमारतों इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 वर्ष पहले हुआ था। इस सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और एक स्थान और होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, वो कैसे? 3 जगह से है, पंजाब, सिंध और तीसरा नाम होगा बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में 3 जगह हैं जहां से ये स्थान प्राप्त हुई है। इसके बाद भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में, ये तीनों सारे स्थल कहाँ होंगे? भारत में। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब अगर देश की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं। तो 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। आइए थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे देखते हैं कि सभ्यता का विस्तार कहां तक था। क्या विस्तार? जब भी मैप में हम देखते हैं या कोई भी मैप हम अपने स्थल पर देखते हैं तो ये आपका मैप अगर इंडिया का बन गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए कि जो ये वाला एरिया है आपका, क्या ये आपका सिंधु नदी है। ठीक है, एक समझ के लिए, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, और उसकी वो सहायक नदियां हैं, सिंधु और सहायक नदियां। ये आपका श्रीलंका है। तो आइए देखते हैं कि जब मैप में कोई चीज हम देखते हैं तो इसका क्या है, किस क्रम में देखते हैं कि ये आपका नॉर्थ है, उत्तर है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, मतलब उत्तरी, दक्षिणी, और ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। तो इसी को हम क्या लिख दिए हैं शॉर्ट में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो उत्तर में इसका विस्तार था वो कहां था, जम्मू कश्मीर में मांडा। पूर्व में क्या था, आलमगीरपुर। ये कहां पे होगा, उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से दक्षिण में आएंगे तो दैमाबाद, गोदावरी नदी, और ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसी तरीके से जो अगला नाम होगा सुत्कागेन-डोर, अगला नाम क्या होगा जो दक्षिण में होगा वो आपका सुत्कागेन-डोर, और दास्क नदी के किनारे पड़ेगा। ये जो अगला स्थल होगा क्या होगा, सुत्कागेन-डोर। ठीक है, ये कहां पड़ेगा, बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये उत्तर में मांडा, ये कहां पड़ेगा, चिनाब नदी। ये कहां पड़ेगा, दास्क नदी। कौन सी नदी, दास्क नदी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्थल के रूप में आपका जो पश्चिम की तरफ होगा वो सुत्कागेन-डोर, पूरब की तरफ आलमगीरपुर, उत्तर की तरफ मांडा, दक्षिण की तरफ दैमाबाद। नदी की बात करें तो उत्तर में चेनाब, दास्क नदी पश्चिम में, और पूरब में आपका आलमगीरपुर। हिंडन नदी होगी, कौन सी नदी, हिंडन नदी, और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी। तो ये इसके विस्तार की प्रक्रिया हुई। आगे ठीक है, क्या लिखा है, मिट्टी के बर्तन, सभ्यता। देखिए सभ्यता की पहचान, किसी भी सभ्यता, थोड़ा सा एक और शब्द समझ लीजिए कंसेप्ट के लिए, सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। ठीक है, एक तरीके से सभ्यता क्या है, विचार है, और ये क्या होता है, अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये क्या है, मूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त है, अर्थात दिखाई नहीं देती है। इसका कभी पतन नहीं होता है। संस्कृति क्या होती है, निरंतर निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे रीति रिवाज परंपराएं वैचारिक रूप से हमेशा से चली आ रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि समाज है तो रीति रिवाज परंपराएं या विचार नहीं हो तो संस्कृति बोलेंगे। सभ्यता क्या है, ये भौतिक उपलब्धि है। ये क्या है, भौतिक उपलब्धियां, जैसे नगर, मानव के द्वारा अपनी विकास यात्रा में जिन चीजों को निर्माण किया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शहर हो, इमारतें हो, ठीक है, बांध, पुल इत्यादि, सब ये क्या है, सभ्यता की पहचान है। सभ्यता का उद्भव होगा और उसका एक विकास होगा, और विकास के बाद उसका पतन भी निश्चित है। एग्जाम्पल, सैंधव सभ्यता एक उद्भव हुआ, उद्भव के बाद इसका पतन भी हुआ। तो ध्यान रहे, सभ्यता की भौतिक उपलब्धियां हैं, जबकि ये क्या है, भौतिक के बजाय ये वैचारिक अभिव्यक्ति है, मूल्य है। संस्कृति निरंतर चलती रहती है, और ये भौतिक उपलब्धियां देखी जा सकती हैं, मतलब ये कैसी होंगी, मूर्त होंगी। ठीक है, एक तरीके से सभ्यता के जो मानदंड हैं या सभ्यता के जो वैचारिक इकाई है वो संस्कृति है, क्योंकि सभ्यता अपने आप में संस्कृति को वाहक होती है। क्यों,
क्योंकि सभ्यता का निर्माण या बसाव एक वैचारिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, नगर निर्माण की योजना का एक वैचारिक प्लान बनाया गया होगा, तो जो नगर नियोजन के वैचारिक प्लान होते हैं वो क्या होंगे, वो संस्कृति के पार्ट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक परंपरा, इसी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से संस्कृति की अपनी अलग मापदंड या प्रतिमान होते हैं। तो जो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के रूप में वैचारिक पृष्ठभूमि को आधार देती है। सभ्यता उसके उपलब्धियों के रूप में हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रतिमान के रूप में स्थापित करते हैं। मतलब एक वैचारिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया, अमूर्त प्रक्रिया संस्कृति है, और देखी जाने वाली, निर्माण की जाने वाली, कृत्रिम रूप से जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो क्या है, सभ्यता है। तो इसी प्रकार से देखिए, कुछ किसी भी सभ्यता की जो अपनी पहचान होती है, सभ्यता क्या है, अनोखी विशेषता। एक तीन तरीके की बात होती है, एक सामान्य विशेषताएं, और दूसरा क्या है, अनोखी विशेषता, और एक होता है मुख्य विशेषता। तीन बातें हैं। सामान्य का मतलब है जनरल फीचर, इसका क्या होगा, मुख्य, मेन कैरेक्टरिस्टिक। अनोखी मतलब साइलेंट फीचर। तो देखिए, सामान्य विशेषता सबको पता है, अनोखी के मतलब है केवल और केवल उसी सभ्यता में पाया जाएगा, बाकी जगह उतना व्यापक रूप से नहीं होगा। मुख्य सभ्यता का मतलब है जिससे सभ्यता की खुद की पहचान सुनिश्चित होती है। मतलब इसको आज समझने की भाषा में देखिए कि हमारा जो शरीर है उसमें मुख्य अंग तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अंग होगा जिसके बिना पूरी शरीर बेजान हो जाती है, तो वो क्या होगा, वो उसका मुख्य नियंत्रक या निर्धारक होगा। जैसे हार्ट बीट अगर आपकी रुक जाए तो बाकी शरीर क्या हो जाएगा, बेजान हो जाएगी। ऐसे ही एक नगर सभ्यता के वो साइलेंट फीचर जिससे उसकी पहचान है, अगर वो पहचान हटा ली जाए तो वो सभ्यता का मूल्यांकन करना, सभ्यता की व्याख्या करना स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे मूल्य क्या होंगे, ऐसी विशेषताएं अनोखी होंगी या मुख्य होंगी। तो आइए देखते हैं अनोखी विशेषताओं में क्या क्या है। पत्थर के बाट क्या होते हैं, माप तौल के लिए प्रयोग किए जाने वाला, जो वर्तमान में वजन करने के लिए जिस बाट का प्रयोग किया जाता था वो क्या होता था, इसका भी एक क्या था, मानक निश्चित था। ये जैसे 4, 8, 16, 64 इस तरीके से गुणक में बाप, और किसके बने होते थे, पत्थर के बने हैं। ध्यान रखिए, आज के बाट किसके होते हैं, लोहे के बने होते हैं। इसी तरीके से मोहरे क्या होती हैं, मोहरे सील, इनको सील भी कह सकते हैं। बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है कि इन मोहरों का प्रयोग सामान्यतः वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता होगा, या मुद्रा के रूप में था या नहीं, बहुत अधिक इसका हमारे पास प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक वस्तु की पहचान के रूप में किसी भी वस्तु को दूर तक ले जाने के लिए उसको सीलबंद या मुहरबंद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इसी प्रकार से कुछ उपकरण है, तांबे, जैसा कि आप लोग पता है कि धातु, पहली धातु जो खोजी गई है वो क्या है, तांबा है। पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभ्यता के अनोखे पहचान के रूप में एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे नगरों की विशेषताओं के रूप में देखें तो नगर योजना जिसके आधार पर इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दो चीजें और समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। और इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन क्या है, कांसे का निर्माण किससे होता है, तांबा
और टिन मिला करके कांसे का निर्माण होता है। तो इस अर्थों में देखें तो तांबा और टिन एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब तांबे और टिन मिलाकर के कांसे का निर्माण होगा। हड़प्पा सभ्यता में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं कांस्य निर्मित प्राप्त हुई है जो इसकी तकनीकी दक्षता को दिखाती हैं। शिल्पकला के रूप में भी कांस्य युगीन सभ्यता की व्याख्या की जा सकती है। आगे नगर योजना की बात देखें तो किसी भी नगर, मतलब हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। कैसी है? नगरीय सभ्यता है। तो इसकी पहचान किससे होगी? नगर से होगी। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं नगरों की विशेषताओं में। वो क्या है? नगर योजना या नियोजन, चाहे योजना लिख दीजिए चाहे इसको नियोजन भी, प्लानिंग कर सकते हैं। नगर नियोजन क्या था? नगरों में कई ऐसे नगर हैं जो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में क्या थे? विभाजित थे। उसको 2 भाग में, क्या? पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग छोटा था किंतु ऊंचाई पर बना हुआ था, इसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर दुर्ग का मतलब है कि यहाँ पर इस नगर में रहने वाले स्पेशल लोग, मुख्य लोग, शासक लोग या धनी लोग, व्यापारी लोग यहाँ पे रहते होंगे। तो नगर, किसी भी नगर की 2 योजनाएं हैं। उसमें क्या है? एक है पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को नगर कहा गया है या दुर्ग कहा गया है और इसको निचला नगर कहा गया है। इसमें सामान्यतः आम जनता निचले भाग में रहती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो कहाँ बनाई गई हैं? नगर दुर्ग में ही बनाई गई हैं। आइए आगे देखिए, पूर्वी भाग में बड़ा किंतु निचले इलाकों में था, इसे क्या कहा जाता था? निचला नगर था। नगर के दोनों हिस्सों में, मतलब पूर्वी और पश्चिमी, को चहर दीवारियों से घेर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक मान लीजिए कोई ये नगर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका क्या होगा? ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो इसको क्या किया गया है? इस तरीके से दीवार बना दी गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? चहर दीवारी, ठीक है। ये क्या होगा? चहर दीवारी। और ये चहर दीवारी की जो ईंट है वो किससे बनी है? पक्की ईंट से बने गए। ध्यान में रखिएगा, ये ईंट इतनी अच्छी तरीके से पकी हैं कि हजारों वर्षों बीत जाने के बाद भी क्या है? इनकी दीवारें आज भी क्या है? चिनाई के साथ इस तरीके से बनाई गई हैं कि काफी मजबूती के साथ आज भी ये हमारे पास उपलब्ध है। चिनाई का क्या मतलब होता है? जब भी ईंट रखा जाता है किसी दीवार को बनाने के लिए, तो कई बार ईंट के जो रखने की प्रक्रिया होती है वो क्या है कि 2 ईंट कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है, फिर आपका एक ऐसे रखे जाते हैं, फिर इस तरीके से रखे जाएंगे, फिर इस तरीके से। इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब वर्तमान की मकान जो पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं, किसी भी स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के मकान बनाने की प्रक्रिया में कहीं से किसी स्तर पर कमजोर नहीं थे। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आज मजबूती के साथ इसकी दीवारें हमारे पास उपलब्ध हैं या मौजूद हैं। देखिए, नगर दुर्ग मैंने बताया कि जो आपका पश्चिमी भाग होता था उसी को क्या बोलते थे? नगर दुर्ग। जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो किस में है? नगर दुर्ग में है। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का 2 महत्वपूर्ण राजधानियां थी जिसे स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो पहचान है वो क्या है? उसका खुद का महास्नानागार। ये महत्वपूर्ण इमारत है जो हड़प्पा सभ्यता की अनोखी विशेषताओं में शामिल है। ये एक तालाब था। तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए
प्लास्टर के ऊपर क्या लगाया गया, चारकोल की परत चढ़ाई गई है ताकि पानी तालाब में नीचे रिसकर ना जा सके। ये इसकी तकनीकी दक्षता को दिखाता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वेल प्लान तरीके से ये स्नानागार बनाया गया होगा। उसके इस सरोवर में दो तरफ से क्या सीढ़ियां बनाई गई हैं, मतलब तालाब में जाने के लिए और तालाब से निकलने के लिए। चारों ओर से इसके कमरे हैं, पानी भरने के लिए आसपास में कुएं बने हैं। शायद यहाँ विशेष अवसरों पर या विशिष्ट अवसरों पर लोग क्या करते थे, स्नान करते होंगे। संभवतः आज भी देखिए कि सामान्यतः जब बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो तब आज की तरीके से कोई प्लांट व्यवस्था पानी की नहीं थी कि जिसे नलकूप के माध्यम से, या तब क्या होता था, बड़े बड़े तालाब होते थे, या तो पानी को कुएं से निकाल करके भरा जाता था या तो पानी को वर्षा के रूप में उसको भंडारण कर लिया जाता था। तो किसी विशिष्ट अवसर पर या किसी समारोह पर विशेष अतिथि जो होते थे इन्हीं तालाबों में क्या करते थे, स्नान की प्रक्रिया को संपन्न करते थे। या कोई महोत्सव होता था या कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसी क्रियाएं होती थी, तब भी ये महत्वपूर्ण हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये अपने आप में एक विशिष्ट संरचना या इमारत के रूप में है। अग्निकुंड का मतलब है कि ऐसा एक मिट्टी का ढांचा जो क्या होता है, जिसे आप हवन कुंड कह सकते हैं, उसमें जली हुई चीजें प्राप्त हुई है, तो इसको क्या कहा गया है, अग्निकुंड। कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। लोथल कहां होगा, गुजरात में। ठीक है, यहां शायद यज्ञ किए जाते रहे होंगे। इसी तरीके से कुछ भंडार गृह हैं जिसे आप अन्नागार भी कह सकते हैं, अनाज को एकत्र करना या अन्य वस्तुओं को एकत्र करने के लिए कुछ भंडार गृह या स्टोर रूम टाइप के कुछ चीजें मिली हैं। कहाँ कहाँ से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां से अन्नागार या भंडार गृह के रूप में आपके सामने। और भंडार गृह क्यों किया जाता होगा, आप अपने आप से थोड़ा सोचिए कि या आपदा के समय, चूंकि ये नगर ज्यादातर नदियों के किनारे बसाए गए हैं और नदियों के किनारे बसाए गए हैं, इस वजह से प्रत्येक वर्ष बाढ़ भी आती रही होगी। तो बाढ़ की समस्या के लिए जरूरी होता था कि उनको सुरक्षित रूप से कुछ भंडार किए जाने चाहिए, क्योंकि आपदा से सामना करने के लिए भंडारण बहुत जरूरत होती थी। तो इस प्रक्रिया में भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर क्या है, भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। सामान्यतः नगर एक या दो मंजिला होते थे। ठीक है, घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। अधिकांश घरों में एक या अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में क्या होते थे, कुएं होते थे। क्या होते थे, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सोचिए कि इतने वर्षों पुरानी सभ्यता में इतनी अच्छी तरीके से नगर नियोजन की प्रणाली, सब कुछ आसपास में ही कमरे, आंगन, कुएं, स्नानागार, सारी चीजें उपलब्ध थी। तो ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुशल योजनाकार होते थे, कुशल नियंत्रण करने वाले थे, एक व्यवस्था बनाने वाले होते थे उसका निर्माण। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं कि नगर नियोजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखिए, कई नगरों में जो ईंटें हुई हैं उसमें क्या हुए हैं, नाले हैं। नालों को सावधानी से सीधी रेखा में, लाइन में बनाया गया है। प्रत्येक नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी सरलता से बह जाए। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया है और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर मेन होल, और ये मेन होल ये होता था कि जैसे कोई नाला बनाया गया है तो उसमें क्या होता था, कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, ये है आपका मेन होल, ताकि यहाँ बहते हुए कूड़ा जो इकट्ठा होता है तो बाद में ये ढकी गई हैं, इस तरीके से पत्थरों से ढकी गई हैं। तो ये पत्थर को निकाल करके मेन होल में जो चीजें, वस्तुएं यहाँ रुकी होती हैं उसको आराम से इस मेन होल के माध्यम से उसको साफ सफाई आराम से की जा सकती थी। तो आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक तरीके से व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं। ये किस लिए, साफ सफाई के लिए।
आगे जिनके माध्यम से इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। क्या है आगे? घर, नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। योजनाबद्ध का क्या मतलब है? योजनाबद्ध का मतलब था कि नगर कुछ इस तरीके से प्लान करके बनाए गए हैं। कैसे? वर्गाकार तरीके से, चेस बोर्ड के जैसे, शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है उस तरीके से सड़कें इसको क्या 90 डिग्री पर काटती हैं। इससे क्या होता है? एक प्लान नियोजित शहर का निर्माण होता है। ध्यान रहे, तो सड़कों के माध्यम से इस नगरों का अच्छी तरीके से नियोजित करके निर्माण किया गया है। नगर की योजना को देखकर नगरीय जीवन का क्या हो सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। नगर की खास इमारतों को बनाने वाले क्या होते थे? योजनाकार होते थे। जैसे योजनाकार का मतलब डिजाइन बनाने वाला। अब डिजाइन में क्या क्या हो सकता है? एक तो मकान का डिजाइन या इंजीनियर कोई और होगा, लेकिन इसको वास्तविक रूप से में काम करने वाले लोग कौन कौन होंगे? देखिए उसमें क्या होगा? मिस्त्री होगा, फिर श्रमिक होंगे जिसे आप मजदूर कह सकते हैं। इसी तरीके से ईंट को बनाने वाले होंगे मिट्टी के रूप में, फिर इसी को ईंट को पकाने वाले मतलब ईंट के भट्ठे भी होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी इमारत में इतनी बड़ी संख्या में ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था, वो ईंट आसानी से प्रत्येक जगह उपलब्ध नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि एक बड़ी संरचना के लिए इतनी बड़ी मात्रा में ईंट को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत होती थी। तो उस समय ये एरिया, ये जगह सिंधु सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का, ये घने जंगलों का और उपजाऊ इलाका रहा होगा। यहाँ से बड़ी मात्रा में ईंधन उपलब्ध रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से पकाई गई ईंट का प्रयोग बिना ईंधन का संभव नहीं था। इसी प्रकार से यह भी संभव है कि यहाँ क्या होगा कि शासक लोग को भेजकर दूर दराज से बहुमूल्य पत्थरों को आयात किया जाता था और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यह भी हो सकता है कि शासक लोग खूबसूरत मनके का मतलब है कि ऐसी चीजें जो किसी माला में या उनमें मनकों में छेद होता था, ताबीज के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसको आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, इसी तरीके से सोने चांदी की वस्तुएं भी यहाँ पर भी प्राप्त हुई हैं और आभूषण बनाए जाते थे। कीमती चीजों को अपने आसपास में लोग रखते होंगे। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय के लोग कितने धनी और समृद्ध या वैभवशाली लोग रहे होंगे। इस समय की जो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनके बारे में अगर हम आपसे जिक्र करें, जैसे थोड़ा सा एक दो स्टेप और देख लेते हैं। देखिए कि चूंकि ये सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। और एक नगरीय सभ्यता का जो आधार स्तंभ होता है वो क्या होता है? उसका अतिरिक्त उत्पादन है। अतिरिक्त उत्पादन या अधिशेष, सरप्लस प्रोडक्शन। और इसके लिए जरूरी है कि अधिशेष उत्पादन या तो आसपास के कच्चे माल की उपलब्धता हो। कहां से? आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से, या आयात निर्यात। आयात की गई वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण थे। इसका मतलब है कि नगरीय सभ्यता व्यापार वाणिज्य के रूप में, व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था। आयात की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, जैसे टिन का आयात कहां से किया जाता था? जैसे अब देखते हैं,
आयात के रूप में टिन, कहां से? टिन का आयात जो किया जाता था वो अफगानिस्तान और ईरान से। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो सोने का आयात, सोना मुख्यतः दक्षिण भारत से भी था और अफगानिस्तान से था। दक्षिण भारत, कर्नाटक और अफगानिस्तान से भी। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो तांबा, तांबा कहां से आता था? भारत के आंतरिक भागों में खेतड़ी की खान कहां से थी? खेतड़ी की खान कहां पे थे? ये थे आपके राजस्थान में। और आगे बढ़े तो जो कुछ और महत्वपूर्ण थी, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आती थी। कहां से? ईरान और अफगानिस्तान से आती थी। और आगे बढ़े तो सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान से आती थी। और अन्य वस्तुएं भी जैसे लाजमर्द मेसोपोटामिया से। आगे सीसा का आयात भी होता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। इसी प्रकार से शंख और कड़ियों का भी निर्यात आयात किया जाता था। वो कहाँ थे? सौराष्ट्र या दक्षिण भारत से। और शिलाजीत एक कीमती वस्तु थे, इसका आयात हिमालय के क्षेत्र से किया जाता था। तो ये तो इसके विभिन्न वस्तुएं थी जो बाहर से मंगाई जाती थी। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं न केवल विदेशों की यहाँ प्राप्त हुई हैं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी प्राप्त हुई है, जैसे मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से। ठीक है, आगे ठीक है, तो आगे देखते हैं नगरों में कौन कौन लोग रहते थे। नगरों में लिपिक, लिपिक कौन होते थे? मोहरों पर जो लिखते थे वो लिपिक के रूप में जाने जाते थे। इसी तरीके से अन्य चीजों पर भी वो लिखते रहे होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लेखन के प्रमाण या लिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, किंतु हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतम लिपि वाली सभ्यता है। यहाँ लेखन की कला से परिचित थे, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नगरों में शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थलों पर विभिन्न चीजों को बनाते थे। ये लंबी यात्राएं भी करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वस्तुएं जो विश्व के अन्य सभ्यताओं से मंगाई जाते थे, वो लोग लंबी लंबी यात्राएं करके इसी उद्देश्य से कीमती वस्तुओं को लाने के लिए या तो यहाँ के शासकों के द्वारा भेजे जाते होंगे, या तो आयात व्यापार के माध्यम से उसका आयात किया जाता होगा। वहीं से वह उपयोगी वस्तुएं लाते थे। और सुदूर देशों के किस्से और कहानियां भी, मतलब आदान प्रदान वैचारिक रूप से भी होता है। फिर आगे मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आगे की चीजें अब देखिए, मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले होंगे जिससे बच्चे खेलते होंगे, क्योंकि इसका क्या है, उस मिट्टी के जो खिलौने प्राप्त हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टेराकोटा। क्या बोलते हैं? जो मिट्टी के खिलौने या वस्तुएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं? टेराकोटा। ध्यान में रहे। इसी तरीके से आगे हम बढ़े। मोहनजोदड़ो से सड़क और उससे बना नाला और कुआं भी महत्वपूर्ण था। हड़प्पा यहां से प्राप्त मोहरे पर चित्र एक खास लिपि में बनाए गए हैं। और लेखन, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम क्या है? उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि इसका अर्थ क्या था। ठीक है, नगर और शिल्प से पहले कुछ चीजें हम आपको और बता दें कि इस सभ्यता के विस्तार की प्रक्रिया विभिन्न स्थलों के माध्यम से, विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र या स्थल था वो कहाँ कहाँ थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब कुछ नाम हैं स्थानों के, जैसे अफगानिस्तान में मुंडीगार्ग, ठीक है, ये स्थान का नाम है जहां से सैंधव चीजें प्राप्त की गई हैं। दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं? सोर्तगुई, ये भी कहाँ है? ये भी आपके अफगानिस्तान में है। इसी तरीके से हम बलूचिस्तान की बात करें तो मेहरगढ़, क्या है? मेहरगढ़। दूसरा नाम आपका सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर। आगे और आएगा बालाकोट, ठीक है। उसके बाद कुछ और, डाबरकोट, ये स्थान कहाँ पे थे? ये आपके बलूचिस्तान के आसपास थे। इसी तरीके से सिंध की बात करें तो सिंध में कुछ महत्वपूर्ण स्थल आएंगे। सिंध में सबसे जो पहला महत्वपूर्ण स्थल होगा वो आपका कोटा दीजी, या दूसरी तरीके से मोहनजोदड़ो, फिर कोटा दीजी, ठीक है। ये आपके दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। और आगे बढ़े तो तीसरा नाम होगा चंद हुदड़ो, और एक नाम हो सकता है आमरी। इसी तरीके से पंजाब में, पंजाब की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा वो क्या है? हड़प्पा, ठीक है। ये सारे स्थान कहाँ पे होंगे? सारे स्थान पाकिस्तान में होंगे। इसी तरीके से और रहमान ढेरी, क्या नाम है? रहमान ढेरी। एक दो स्थल और हैं लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे गुमला, ये आपके कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हैं। इनमें से कुछ एक दो चीजें महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कुछ इनमें से शहर हैं जो नदियां हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदड़ो जो होगा वो आपका किस पे? मोहनजोदड़ो जो होगा ये सिंधु नदी, हड़प्पा किस पे होगा? चेनाब नदी, ठीक है। फिर अगर और थोड़ा सा चंदहुदड़ो भी, चंदहुदड़ो भी ये भी सिंध नदी पे होगा, ठीक है। और जो अब अगला एक और नाम है सुतका गेंडोर, ये आपका सुतका गेंडोर ये दास्क नदी पे होगा, ठीक है। एक स्थान और यहाँ पे होगा सुतका गेंडोर के बाद सुतका कोह, एक स्थान है, क्या नाम है? सुतका गेंडोर। और एक स्थान और है, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं सुतका ये किस नदी के किनारे होगा? सादिक और, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण कौन थे?
अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसी तरीके से हम अगले स्टेप पे आएंगे, भारत के स्थल के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं भारत में कौन कौन महत्वपूर्ण स्थल है। सबसे पहला नाम आपका जम्मू कश्मीर ही होगा। ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर का जो महत्वपूर्ण स्थल होगा क्या होगा, वो मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद और आगे बढ़े तो हरियाणा, हरियाणा में राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में कौन सा स्थल होगा, राखीगढ़ी। ध्यान रहे कि राखीगढ़ी भारत का सर्वाधिक बड़ा स्थल है। क्या है, बड़ा स्थल। लेकिन पूरे सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ध्यान में रहे, जबकि मोहनजोदड़ो क्या है, संपूर्ण हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ हो। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो दूसरा, इसी क्रम में थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी बता दूं कि जो दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा स्थल होगा वो राखीगढ़ी के बाद कई सारे शहर में है, लेकिन क्रम में देखें तो ये आपका क्या होगा, गुजरात का जो स्थल होगा भगवतपुर। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे रिकॉल होने में, मैं इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन होगा। अभी ध्यान रहे, कंफ्यूजन ना हो कि मोहनजोदड़ो संपूर्ण हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, वो आपका राखीगढ़ी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एक और स्थल है बनावली। मोहनजोदड़ो कहां पड़ेगा, ध्यान में रहे, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हरियाणा में दो स्थल है, राखीगढ़ी और बनावली। आगे स्टेप पे बात करें तो हरियाणा के बाद जो आएगा आपका राजस्थान। राजस्थान उसमें महत्वपूर्ण स्थान होगा कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा। फिर इसी तरीके से अगले स्टेप पे हम जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। ठीक है, बड़ा गांव अगला नाम होगा। प्लस ये तीन महत्वपूर्ण स्थल हो गए। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़े तो गुजरात की तरफ, गुजरात में दो महत्वपूर्ण जगह होगी जहां पे ये प्राप्त होंगे। एक है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है खंभात की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जो महत्वपूर्ण स्थल होंगे वो आपके धौलावीरा, सुरकोतड़ा। कच्छ की खाड़ी में ये वह स्थल है। भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल कौन होगा, धौलावीरा। भारत का दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल कौन होगा, धौलावीरा। पहला राखीगढ़ी है, ध्यान में रहे। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जो दूसरा नाम धौलावीरा के बाद आएगा वो क्या होगा, देसलपुर। और एक और नाम है महत्वपूर्ण, सुरकोतड़ा। ठीक है, ध्यान में, कच्छ की। इसी तरीके से जो आपका खंभात की खाड़ी या काठियावाड़ का जो भाग होगा उसमें महत्वपूर्ण जो स्थल होगा वो है लोथल, रंगपुर, रोजदी। तीन स्थल है, लोथल,
रंगपुर, रोजदी, और एक और है महाराष्ट्र में दैमाबाद। क्या है? महाराष्ट्र में दैमाबाद। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो भारत में विस्तार क्षेत्र कितना है? ये आपका 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। भारत के क्षेत्र में कई सारे स्थल हैं। अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा स्थानों की खोज की गई है। और एक तथ्य और बता दें कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? लोथल है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? गुजरात का लोथल है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।